बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद जावेद शाह, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। सामीन कराम, गुज़िश्ता शब हमने देखा और आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो आखिरी मैच था, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से वो पाकिस्तान ने बिलाखिर जीत लिया। अब बड़ा एक हकीकी सा टोटल था 135 जो पाकिस्तान ने बनाया, और फिर काफी कोशिश की पाकिस्तान के बॉलर्स ने और महदूद कर दिया 124 तक बांग्लादेश को, और ये मैच जीत लिया 10-11 रन से। ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है और ना हम इससे मुतमईन है, ना हमें कोई शादियाने बचाने हैं, लेकिन जीत बहरहाल जीत होती है। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और पाकिस्तान का अब ये मैच जो है इतवार को भारत के खिलाफ होगा। आप गुज़िश्ता से पैवस्ता सूरत हाल देख लें तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक तो ये बात है, हम आमतौर पर ग्रास रूट का जिक्र करते हैं, यहाँ पर भी हमें ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसके हवाले से सुकम नजर आ रहे हैं और नजर आ रहा है कि हम बड़े कमजोर हैं इसमें। और ग्रास रूट वो होती है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, जिसे कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी सब खेलते हैं। हमारे यहाँ जो खासतौर पर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर पावर हाउस है क्रिकेट का। यहाँ पर गुज़िश्ता इतवार को लाहौर का जो बाग जना है, यहाँ पर एक तरबियती कैंप में जो जिन बच्चों ने शिरकत की उन्हें उनको असनाद पेश की गई और कुछ क्रिकेट गेम्स भी दिए गए। उसका अहवाल भी हम जानेंगे जनाब इमरान भुट्टा साहब से। जो लोग रेडियो की लाहौर रेडियो की पुरानी आवाज सुनते आ रहे हैं वो खुदा बख्श भुट्टा साहब की आवाज से वाकिफ होंगे। मैंने उनको देखा हुआ है, उनसे गुफ्तगू करने का शरफ भी हासिल है। और फिर तारिक भुट्टा तो लगता है कल की बात है, वो लाहौर रेडियो में जहां से इस वक्त ये आवाज आप तक पहुंच गई, यहाँ पर कॉरिडोर्स में वो आते थे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते थे। और कह सकते हैं कि उन जैसी आवाज किसी की नहीं हो सकती। एज एन एंकर भी, एज ए क्रिकेट कमेंटेटर भी बाकमाल शख्सियत है। इमरान भुट्टा साहब जरा तरह की शख्सियत है, बड़े मनकसर मिजाज हैं, क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, फर्स्ट क्लास खेली हुई है, जिमखाना क्लब के भी रुएरवा हैं और ये एक बड़ा कामयाब यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें ये पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बातें करते रहते हैं। हमारे साथ हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राज साहब। इमरान साहब, जो कुछ हुआ दुबई में गैर तसल्ली बख्श है। मैं बहुत खुश हूं कि हम चले अगले मरले में, जो फाइनल मरला है और बड़े अरसे के बाद फाइनल में पहुंचे हैं और गालिबन ये पहला मौका कि हम फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेंगे एशिया कप में। वैसे मजबूरी सूरत हाल, जरा इसको कूजे में दरिया को बंद करना, इस टूर्नामेंट में रही कैसी? देखें, T20 एक कमाल गेम है। आप यू कैन हैव अ गुड डे एंड द अदर टीम कैन हैव अ बैड डे एंड यू कैन बीट इंडिया मे बी ऑन संडे। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मुकाबला करें तो शायद 10 मैच अगर होंगे तो 9 तो वो जरूर जीतेंगे, क्योंकि फर्क इतना बड़ा पड़ गया है। और उसका फर्क जो है वो पिछले 10 साल से होता जा रहा था, लेकिन हमने तवज्जो नहीं की, हमने सोचा नहीं। चॉप एंड चेंज कर करके हमने अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बात यह है कि ये साफ नजर आ रहा है कि हमारी टीम की जो बैटिंग लाइन है, मैं तो उसको सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही मुश्किल से समझता हूं, वर्ल्ड क्लास तो कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरा, राजा साहब, जो विकेट्स दुबई में देखने में आई वो भी कोई अच्छी नहीं। सब टीमों के लिए स्ट्रगल हुआ है। कल बांग्लादेश नहीं कर सकी चेस स्कोर को। मैं ये होप करता हूं कि पाकिस्तान जो फाइनल खेलेगा उसमें विकेट अच्छी होगी तो कम से कम हाई स्कोरिंग मैच मिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इसमें कोई खास फख्र नहीं करना चाहिए। मैं तो समझता हूं अगर आप जीत भी जाएं तो ठीक है, हमें मुबारक है, हम जीत गए एक बड़ी टीम को। बड़ी टीम, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, बड़ी टीम को हरा दिया हमने। इसका मकसद ये नहीं है कि हम नौजवान नस्ल को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हमने उनका हौसला बढ़ाना कि वी हैव बीन वेरी सुपीरियर। लेकिन देखें कहाँ 1.5 अरब और कहाँ 25 करोड़ में से उनकी तो 4-5 टीमें बननी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेहतर थे। हमारे यहाँ पे एक परसेंटेज जो है ना इमरान भुट्टा साहब, वो ऐसे लोगों की हो गई है जो उस ओहदे के या उस जिम्मेदारी के मुस्तहिक नहीं है, जिसमें क्रिकेट सरफहरिस्त हो चुकी है। अब इसमें मुझे ये बताइए, ये आज की बात तो नहीं है, 2023 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ट्राई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज, देन आप सीरीज हार गए उधर बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में भी आप T20 में भी एक मैच हारे, वनडे सीरीज आप उसमें नामुराद हो गए। कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे बताइए कि ये अब ग्रास रूट की तरफ आ जाते हैं। अब आपसे बड़ा डायरेक्ट सवाल है, वो इसलिए कि आप लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन में ख्वाजा नदीम साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर जिमखाना के उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिक्र कर लूं जिसमें आप एक आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं। मैं भी उस तकरीब में था और बड़े अच्छे लोग आए हुए थे, ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद। फिर जाहिर है कि कौन था जो वहां पर नहीं था, मिसबाह साहब थे, ख्वाजा नदीम साहब थे, डॉक्टर जवाद थे, नजम लतीफ साहब थे, अशरफ खान साहब जो बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, और आप खुद थे। जरा मुझे बताइए कि ये जो आपने टैलेंट अब बागे जनाब में देखा है, इसमें से आपको कुछ दरख्शिंदा सितारा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? कोई सच्ची बात तो यह है कि बिल्कुल नहीं।
بالکل مختصر ایک ایفرٹ ہے جو جمخانہ کرتی ہے ہر سال, اور وہ اس لیے کرتی ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے, لیکن فی الحال مجھے ادھر سے کوئی ایسا بچہ نہیں نظر آ رہا جو فرسٹ کلاس بھی کھیل سکے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں. اچھا, یہ ویسے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کلب کے بارے میں یہ صاف بات کر رہے ہیں, اور یہ میسج جائے گا ان تمام بچوں کی, خاص طور پہ جو والدہ بھی وہاں پر آتی ہیں, بچوں کو لے کر وہاں پر بیٹھتی ہیں. گرمی کے سیزن میں یہ سارا کچھ ہوا. کمنگ بیک ٹو گراس روٹ اینڈ دین ٹو آن ورڈ ٹو پاکستان کرکٹ, فائنل میں ویسے 4 بیٹر انڈیا کے دیکھ لیں ٹاپ کے, جس میں سیمسن بھی ہے, جس میں شبمن گل ان کی ٹیم میں, سوریا کمار یادو آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کرتے آ رہے ہیں. بسائڈ دس ان کی بالنگ دیکھ لیجیے, جو ان آرتھوڈاکس ہیں, جو آرتھوڈاکس اسپنرز ہیں, چکروردی کی بات کر لیں, اینڈ سو از اباؤٹ دیئر وہ جو ایک میجیکل اسپنر ہے اس کی بات کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ آن پیپر وہ کافی مضبوط ٹیم ہے. آن پیپر وہ مین ٹو مین جائے نا آپ, بیٹنگ میں بالنگ میں ہر لحاظ سے وہ آپ سے بہت سپیریئر ہے اس وقت. دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں, ویسٹ انڈیز کا ان کا ٹور آ رہا ہے ابھی ریسنٹلی, اس میں وہ اپنے انڈیا والے اپنے مین بیٹسمین کو ریسٹ کرانا چاہ رہے ہیں. تو دے ہیو 2 to 3 ٹیمز, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. آپ کے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے, آپ نے بیک اپ تیار نہیں کیا, آپ نے بیک اپ کو تباہ کیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں راجا صاحب, ایک لڑکا ہے جو ابھی کھیل رہا ہے حسین طلعت. جی ہاں, اب یہ حسین طلعت پچھلے 10 سال سے پاکستان کرکٹ کھیل رہا ہے. ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا 2011 میں, فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے. یہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا, لیکن اتنی باری یہ ان اینڈ آؤٹ کبھی اس کو کنسسٹنٹلی 5-6 میچز نہیں دیے گئے, جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس نہیں بنتا اور وہ امپروو نہیں کیا. تو ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو گروم کر کے بنائیں. سائم کو 15 میچ مل گئے ہیں, 6 ان کے 0 ہو گئے ہیں, لیکن ان کو مل ہی جا رہا ہے. تو اسی طرح اس کو بھی اور بھی جو ایسے لڑکے ہیں ان کو بھی اتنا ہی چانس ملنا چاہیے. اچھا بچا صاحب, ایک سوال آپ سے اور بھی کر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے. یہ ری انفورس کر رہے ہیں فیلئر کو. آپ کے 4 سرکردہ بیٹسمین, ان کے صفروں کی تعداد جو ہے وہ لا امتنا ہی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. آپ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا بابر اعظم اور رضوان, میں تو بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے. ایک کچھ اشرفیہ ہے کرکٹ کی, وہ بڑا ہارڈ پریس کر رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو دوبارہ آنا چاہیے. تو مجھے بتائیں ان کے ہوتے ہوئے کیا تھا, ان کے نہ ہوتے ہوئے کیا ہے, ان کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, ایکسپیرینس کا تو کوئی نیول بدل نہیں ہے. یہاں پہ ان کا ہونا میرے خیال میں پاکستان میں جو یہ بچے ہیں ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. ان کے ہونے سے ریلیٹیولی پریشر کم ہونا تھا, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ ہارے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ بابر اور رضوان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ضرور نکالیں, نئے لڑکے لائیں اور لگائیں, لیکن آپ دیکھیں کہ 2023 سے بابر جب کپتان تھا تو اس کے پیچھے لگے, اس کو نکالا گیا. ابھی وہ انڈیا میں تھا, نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ کچھ. تو ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ عزت سے نہ کوچز کو فارغ کرتا ہے, نہ کپتان کو, نہ پلیئر کو. اب حارث دیکھیں کنٹینیوسلی کھیل رہا ہے, کچھ نہیں کرتا, لیکن وہ کھیل رہا ہے. کل وہ 31 کر گیا, وہ 31 آپ کو بہت بھاری پڑے گا اگلے 10 سال کے لیے. یہ ہمارا ہے المیہ کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکے میں کتنی صلاحیت ہے. رضوان کا وہ نیم البدل نہیں تھا میرے حساب سے. رضوان کو تو کم از کم ہونا چاہیے تھا اس سائیڈ میں, تو اس سے اب آپ کا مڈل آرڈر بھی اور اوپننگ سارے سسٹم چلے جاتے ہیں. عمران بچا صاحب, آپ سلیکٹر ہیں, میں بھی لاہور کا سلیکٹر صاحب, بلکہ میں چیف سلیکٹر تھا اور ساتھ میں سیکٹری بھی تھا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں لاہور کے کرکٹ کے حوالے سے. اب افسوس کی بات ہے کہ لاہور کے کرکٹ کو ڈسکس اور زیادہ ہونا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جہاں پہ کچھ کم ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو باتیں کرنی. یہ ایک امپائر ہے لاہور کی جو کرکٹ ہے. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا میرے خیال میں سلیکٹر کو زیادہ پتا ہوتا ہے, لیکن مجھے سلیکٹرز پر بھی اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں گا, چھوڑیں اس چیز کو, بات پھر کہاں سے کہاں نکل جائے گی. آخر میں ذرا مجھے بتا دیجئے پروبیبلٹی اگر آپ کی ہے, آپ کا جو تجربہ کرانا مشاہدہ ہے, یہ جو سنڈے کو میچ ہے, اتوار کو جو میچ ہے فائنل, اس میں آپ کیا 30-70 ان فیور آف انڈیا کہیں گے, یا آپ کچھ پاکستان کو لفٹ دیں گے؟ مجھے ایلیمنٹ آف ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہیں جی پاکستان میدان مار جائے گا. اپنے گلوریس پاس کو دیکھتے ہوئے کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا انڈیا کے اوپر؟ دیکھیں جی, اگر ریئلسٹکلی چلے تو انڈیا کا 80% چانس ہے جیتنے کا, پاکستان کا 20. لیکن یہ T20 بڑی عجیب و غریب گیم ہے. کوئی ایک کھلاڑی بھی سارے کا سارا میچ لے جا سکتا ہے, اور انڈیا کیونکہ اتنے میچ جیت گیا ہے تو ان پہ ہار ڈیو ہے, اور ہم پر شاید انڈیا کے خلاف جیت ڈیو ہے, تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. عمران بچا صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ قیمتی خیالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے سامعین کی نظر کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, گاڈ بلیس یو. السلام علیکم.
یہ تھے تجزیہ کار جناب عمران پچا۔ سامعین اکرام، پاکستان کی وومن کرکٹ نے جو 3 50 اوورز کے میچ تھے، جو ODI میچز تھے، اس میں آخری جو گزشتہ پیر کے روز میچ کھیلا گیا، اس میں 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ اس میچ میں بڑی اچھی پرفارمنسز آئیں۔ نشا سندھو نے 6 وکٹیں حاصل کی۔ صدرہ امین کی 2 سینچری ہیں، وہ قابل ذکر ہیں۔ چیئرمین صاحب نے حوصلہ افزائی کے لیے 20 لاکھ روپے عطا کیے صدرہ امین کو، اور بقیہ تمام جو خواتین کھلاڑی ہیں ان کو بھی 10 لاکھ فی کس کے حساب سے انعامی رقم عطا کی۔ ٹیم سری لنکا پہنچ چکی ہے اور ورلڈ کپ کا اب آغاز ہوگا جو 50 اوورز کا ہے۔ اس میں 2 اکتوبر کو پاکستان کا پہلا میچ ہوگا، اس کے بعد پھر 5 اکتوبر کو بھارت کے ساتھ بھی ہمارا ٹاکرا ہے۔ مجموعی طور پر اس ایونٹ میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ وہ شرکت کر رہی ہیں۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ حوصلہ افزائی تو کرکٹرز کی ہو رہی ہے، کس طریقے سے کپتان فاطمہ ثنا ٹیم کو لے کر آگے چلتی ہے، 11 کس طریقے سے سلیکٹ کی جاتی ہیں، بڑا یہ ہمیں ایشو رہا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں عرفان اللہ خان صاحب سے۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ جناب۔ یہ ایک ڈیسنٹ پرفارمنس ہے، بڑے سکور کیے، بڑا سکور چیس بھی کیا ہے سیریز میں، یہ جو ابھی ختم ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اور ساؤتھ افریقن وومن کے خلاف پاکستان وومن کی مجموعی طور پہ کارکردگی میرے خیال میں تسلی بخش ہے۔ وٹ یو ہیو ٹو سے؟ نہیں، خاصے بہتر ہے بیٹرز کی جو ہے کارکردگی، لیکن بالنگ میں صرف نشا کی ہی کارکردگی بہتر رہی ہے۔ اس نے آخری میچ میں 6 آؤٹ کیے ہیں، اس کو تھوڑا اسپننگ ٹریک مل گیا تھا تو اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے جو قابل ذکر کارکردگی ہے وہ ہے صدرہ امین کی 2 سینچریاں اور 1 50، اور اس سینچری میں بھی ایک دفعہ ناٹ آؤٹ ہے، 50 بھی ناٹ آؤٹ ہے۔ اور میرے خیال میں جو لاسٹ میچ جس میں وہ 50 کر کے گئی ہے، شاید جس طرح کی وکٹ کی تو شاید ہم وہ بھی نہ کر پاتے، لیکن اس کی فارم بہت اچھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فٹنس کا تھوڑا سا فقدان نظر آیا ہے، اور اسپیشلی بالنگ میں ہماری ویکنیسز ہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ فٹنس ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مجھے انفٹ نظر آئے ہیں، لیکن آن دا ہول ٹھیک جا رہا ہے۔ اب ان کا کانفیڈنس آخری میچ جیت کے وہ بن گیا ہے، اس کا مومنٹم جو ہے وہ رہے گا۔ ایمان فاطمہ کا بتائیے، یہ سرگودا سے تعلق رکھنے والی نئی بچی ہیں، ان کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ ڈیبیو ہوا جن کا؟ نئی بچیاں تو 4 سال سے کوئی بچی آئی نہیں ہے ابھی تک، کوئی ایسے قابل ذکر اسٹوڈنٹ کی نہیں جو ہے وہی 20 لڑکیاں ہیں، 4 اندر چلی جاتی ہیں، 4 باہر چلی جاتی ہیں۔ نئی لڑکیاں کو تو جو ڈومیسٹک سسٹم ہے اس میں خامیاں ہیں، کیونکہ کمبینیشن نہیں صحیح بنتے، تو جو نئی اچھی لڑکیاں ہیں ان کو پراپر چانس نہیں ملتا، اس لیے ابھی تک وہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ ابھی تک وہ میری بات بھی ہوئی تھی چیئرپرسن صاحب سے، انہوں نے کہا جی ہم اس کے بعد ڈومیسٹک پہ کام کر رہے ہیں، جو پرانا سسٹم وہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں، تو آئی ہوپ وہ تو ٹھیک ہو جائے گا شاید۔ لیکن یہ جو ورلڈ کپ فی الحال جو چل رہا ہے ابھی تو اس کو مد نظر رکھنا ہے، جس میں عالیہ ریاض اور سعدیہ جو بولر ہے اور عالیہ بیٹر ہے، ان کی فارم میں آنا بڑا ضروری تھا ہے، بلکہ کیونکہ یہی 2 مین بیٹر اور بولر ہیں۔ صدرہ کی فارم بہت اچھی چل رہی ہے، منیبہ علی کی اچھی ہے، اور اس میں نتالیہ کی جو جس نے 72 کیا سیکنڈ میچ میں، اس کی کنٹریبیوشن بڑی اچھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ ہے کہ اننیسیسری ہٹنگ، شارٹ سلیکشن جو ہے اس کو درست کرنا، تو شی از ویری گڈ بیٹر۔ تیسرے میچ میں عالیہ ریاض wasn't playing, was that due to a poor form یا کوئی اسٹریٹجی کے کسی کو ڈیبیو کروانا ہے اور ضروری ہے کہ وہ بچی کو ڈیبیو کرا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کی فزیکل فٹنس اس کلاس کی نہیں ہے۔ اس کا نام بھی ایمان ہے، ایمان فاطمہ ہے، اوور ریٹڈ ہے بہت زیادہ۔ وہ نیچرلی عالیہ تو ایک بڑی سیزن پلیئر ہے، بہت سیریز جتائی پاکستان کو، اس نے بہت اچھی پرفارمر ہے وہ، تو اس کو ویسے بٹھانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کا کانفیڈنس شیک نہ ہو جائے کہیں، لیکن اگر اس کو کانفیڈنس میں لے کے بٹھایا، مین پلیئر ہے، تو اینی وے کیپٹن کی اپنی کارکردگی جو ہے کسی بھی اننگ میں اس کا 10 نہیں تھا، لیکن سرپرائزنگلی وہ جس نے 72 کیا تھا اس کے اوپر نمبر 4 بیٹنگ کرنے آ گئی۔ کہ یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے ود ان دا ٹیم اینڈ ایٹ دی لیول آف وومن ونگ جو کرکٹ بورڈ ہے، اس میں باتیں ہونی چاہیے۔ اگر اس قسم کے تجربے ہو رہے ہیں اور آپ جیسے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، جو بھی یہ شکایتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ بلا وجہ کے اوپر نیچے پھر
माजी में ये रहा है कि खवातीन क्रिकेटर्स जो हैं वो उनमें से कप्तान खास तौर पे या कुछ टीम मैनेजमेंट के लोग थे, मनमानियां करते थे और फॉर चेंज गुड फॉर नथिंग करते रहते थे। चेयरपर्सन साहबा को खुद भी इसका नोटिस लेना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन अब ये आगाज है साहब, आपने मेरे दिल की बात कह दी, आपने बड़ा सही ये पॉइंट आउट किया है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि निदा डार की क्रिकेट खत्म हो गई, वो भी कप्तानी बचाने और अब मनमानियां करने के चक्कर में अपनी फॉर्म जो है वो खो बैठी। इस तरह मुझे समझ नहीं आई कि कौन कोच साहब हैं, हेड कोच जो भी हैं, वसीम साहब पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान खेल चुके हैं, नामी ग्रामी आदमी हैं। नहीं तो उनको नहीं पता था कि ये मैं टैलेंटर को नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन द टीम, ठीक है जी। तो एक बंदा जो है वो ना रन कर रहा है ना विकेट कर रहा है और कप्तान भी है, तो कप्तान को तो कहते हैं जी लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल ही डाउन है। तो मैं इसीलिए इनको कहता था कि ये जो है ना हर टीम का कैप्टन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ 600 कर चुकी है सिद्रा अमीन। अच्छा, जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें सिद्रा अमीन जो है वो 4 दफा टूर्नामेंट जीत चुकी है एज ए कैप्टन। व्हाई डोंट यू ट्राई हर? अच्छा, ये बातें बड़ी आपने हाई टाइम पे करनी है कि ये चीजें होती रहनी चाहिए। मुझे जरा अच्छी सी को बात ये बताएं, टीम चली गई है, हमें उसको बकअप करना है। जो मैंने नाम बता दिए आपको वो बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान के अलावा, सारी डायरेक्ट क्वालिफाई की हुई हैं, हम तो क्वालिफिकेशन राउंड कर खेल के तो ऊपर गए हैं। क्या आपकी विशफुल थिंकिंग क्या है? नहीं, मेरी कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती, मैं हकीकत में मुबली बात करता हूँ। क्लास ऑफ अभी जो लास्ट मैचेस है उसमें कैप उसका भी उन्होंने रेस्ट कराया, जिसने 200 किए थे उसको भी रेस्ट कराया। उन्होंने 3-4 प्लेयर अपने रेस्ट पे रखे हैं। इम्प्रूव ट्रेमेंडसली, उनकी आप हिटिंग पावर हिटिंग देख लें, उनकी आप फिटनेस देख लें, अभी उनके शायद एक आधा बॉलर भी और ऐड हो जाए, दे आर वेरी गुड। मुझे ऐसे एक चीज का कंसर्न है, आपको भी होगा, कि हमारी जो लड़कियां या बच्चियां हैं ये बज़ाहिर देखने में नहीफ और कमजोर नजर आती हैं, सिंफ नाजुक तो होती है, लेकिन आप दूसरे मुल्कों की खिलाड़ी देखें जो हमारे आजू बाजू में जिसे कहते हैं वो तगड़ी हैं। बार इस मौजू पर मैं आपसे बाद में किस्मत बात करूंगा, बट लेट्स होप एंड प्रे कि ये हमारी टीम वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करे और जीत कर आए। जीत किससे मुराद ये है कि कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे। इरफानुल्लाह खान साहब, आपने बड़ी हाईली टेक्निकल बातें की हैं और गौरतलब जो हमारे तवज्जो तलब जो मामला उन पर भी आपने रोशनी डाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, विश देम वेरी गुड लक। ये थे जनाब इरफानुल्लाह खान, वुमेन कोच। सामीन कराम, पेश खिदमत है पाकिस्तान की अव्वलीन टेस्ट टीम के नामवर सितारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब वजीर मोहम्मद से मुलाकात का चौथा और आखिरी हिस्सा। इनकी यादगार और भरपूर टेस्ट क्रिकेट परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की इब्तदाई कदावर और नाकाबिल फरामूश फतूहात में वजीर मोहम्मद साहब की जाती काविशें किस पाए की थी। 1954 में ओवल टेस्ट में पाकिस्तान ने 24 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की इस कामयाबी में जनाब वजीर मोहम्मद के 42 रन बेइंतहा अहमियत के हामिल थे और इनकी इस इनिंग्स ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। फिर 1958 में पाकिस्तान ने दौरा वेस्ट इंडीज के दौरान पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 1 इनिंग्स और 1 रन से हरा दिया। इस टेस्ट मैच में वजीर मोहम्मद साहब ने 189 रन बनाए और फिर इसी तरीके से 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में खेले गए वाहिद टेस्ट मैच में वजीर मोहम्मद ने अहम 367 रन बनाए और पाकिस्तान ने यह मैच 9 विकेटों से जीत लिया। अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की इन टीमों की मजबूत बॉलिंग लाइनअप का जिक्र किया जाए और बैटर्स का जिक्र किया जाए तो उसके लिए एक अलहदा वक्त दरकार है। आइए अब जनाब वजीर मोहम्मद से मुलाकात का चौथा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। सुना है कि आपके कारदार साहब के साथ बड़े ताल्लुकात थे और वो आपके मशवरे को बड़ी अहमियत देते थे। वो किस किस्म की शख्सियत है कारदार साहब? उनकी गुफ्तार कैसी थी? अब ये लोग बात कहते हैं कि उनमें कुछ एरोगेंस थी या तमकनत थी या गरूर था। आप तो उनके साथ उठते बैठते और ट्रेवल करते रहे, जरा बताइए ना उनके बारे में। वो कारदार साहब वो पहले यहाँ इंग्लैंड में भी खेल चुके, ये वो नहीं थे, मगर लोगों को अब जब तक के जरा आप ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखे तो हमारे कारदार के उससे बहुत वो होते थे, तो कारदार उससे सक्सेसफुल होता था। वो
जो उतना लगता कि भाई किसी को कुछ कर दिया तो उसने फौरन उसको बताना कि ये गलत रहा, ये तुम ठीक नहीं किया, ये तो वो गुस्सा आता था उसको। तो लोग से बहुत डरते हुए थे और कुछ ऐसे थे कि वो जो दे डोंट लाइक इट, कि उनको अच्छा नहीं लगा। मगर कारदार वजह से क्रिकेट पाकिस्तान का बहुत ही जबरदस्त चल रहा, उसकी कप्तानी भी बहुत अच्छी थी। जी, आपने मियां सईद साहब को भी देखा जो पाकिस्तान के पहले अनऑफिशियल कैप्टन थे? नहीं, वो उनकी कप्तानी में मैं नहीं खेला कभी भी, और मैं उस वक्त बहुत यंग था जब मियां सईद साहब वो कप्तान थे। वो भी अच्छे कैप्टन थे, बहुत अच्छा थे, मगर हम लोग भी बहुत बच्चे थे उस वक्त, यंग थे, बहुत ज्यादा यंग थे, बहुत टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या बड़ा टेस्ट क्रिकेट वगैरह नहीं खेला था मैंने। अच्छा, ये फरमाएं, जैसे अब वजीर मोहम्मद साहब फैन फॉलोइंग है, उस वक्त भी खवातीन मैच देखने के लिए आया करती थी या कुछ उस वक्त ऐसा रवाज नहीं था? उस वक्त भी फैमिली या सब लोग आते थे, वो इंटरेस्ट, और खास करके लेडीज वगैरह सब जाके मैच देखते थे। वो हमारी मदर वगैरह और वाइफ, हमारी फैमिली में क्रिकेट को बहुत ही इंटरेस्ट था और उसको बड़ा शौक से जाके देख के फिर आके उसका क्रिकेट का डिस्कशन, रात को फिर जब घर आए तो उसका डिस्कशन होना जरूरी है कि किसी ने गलत खेला हो, कौन कैसे आउट हो गया, कौन अच्छा खेला, इस किस्म की चीजें होने से वो सबको हम टीम में जो खेल रहे हैं उनको पता चल जाए कि ये भाई गलत हो गया, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये करो, वो करो, ये करो, सब बहुत डिस्कशन होता था। अच्छा, ये फरमाइए कि जो आपकी बेगम साहिबा हैं, इन्होंने आपकी क्रिकेट में हौसला अफजाई की है या ये इनका ये मौक़िफ़ था कि नहीं आपको घर में ज्यादा टाइम देना चाहिए? इनको आपके क्रिकेट से और क्रिकेट से दिलचस्पी थी? नहीं, उन लोग को खुद टेस्ट मैच देखने का बहुत शौक था, जाते थे वो खुश होते तो हम लोग जाएं मैच में और उनको भी ले जाएं, और वहाँ फिर तो खाना वाना सब ले जा रहे हैं और खा रहे हैं और क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी फैमिली को क्रिकेट से बहुत ही लव किस्म का था और बहुत ही क्रिकेट को एडवांटेज मिला। आपकी शख्सियत जो है, जो आपकी तस्वीर मैंने देखी है, उसकी शख्सियत में बड़ी कशिश और बड़ा चार्म है। यू वॉज वेरी हैंडसम। ये फरमाइए कि जो आपकी शादी हुई वो अरेंज थी या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई? मेरी शादी फैमिली के। ये अच्छी बात है। अच्छी फरमाइए सर कि आपके आगे से जो बच्चे हैं इनमें क्रिकेट का कोई शौक, जैसे हनीफ साहब के बेटे शुएब मोहम्मद साहब ने खूब नाम कमाया, वो इस वक्त क्रिकेट की तरफ आए? हाँ, वो क्योंकि आपको मैंने बताया कि फैमिली को पूरे, यानी बचपन में छोटे जो बच्चे थे वो भी हम लोगों को फॉलो करते और वो सीखते कि बाबा क्या हुआ, ये हुआ, फला क्या है, वैसे ये बोला आता है तो मेरे को यूँ होता है। तो उनको सीखने के लिए वो हमको पूछते कि उनको कोई बोला ज्यादा मुश्किल लगता है तो बताओ कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से क्रिकेट हमारी फैमिली में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और उसका एडवांटेज अभी उस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिकेट को यंगस्टर बहुत फॉलो करते थे। आपके दौर की क्रिकेट में हम अक्सर ये देखते हैं, महसूस करते हैं, आजकल मुझे लगता है कि पैसे के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। उस वक्त भी ज्यादा की जरूरियात होती थी। जो खिलाड़ी थे उनमें उस दौर में ज्यादा की ये दौड़ नहीं थी। अब ये T20 क्रिकेट आ गई है, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वॉल्व हो गए हैं। ये बदली हुई क्रिकेट आप देख रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है। ये चेंज फॉर गुड है, आप समझते हैं ये अच्छी तब्दीली है? वो इसलिए कि स्लो क्रिकेट आजकल के जमाने में स्लो क्रिकेट खेलना क्राउड को पसंद नहीं है, टीम के लिहाज से भी नहीं है। क्रिकेट भी बहुत बदल गया है। अब क्रिकेट में जाकर लोग तेज खेलना पड़ता है, हर रुक के खेले, स्टडी खेले, कि वो क्राउड भी पसंद नहीं करता।
टीम के लिए आज टेस्ट क्रिकेट का जमाना है ही है। बागे जिना लाहौर में जो ग्राउंड है, टेस्ट ग्राउंड, जब हम लोग जमाने में खेलते तो टेस्ट क्रिकेट भी लाहौर जिमखाने में टेस्ट मैच होते थे। तो वो जमाने में जो विकेट वगैरह बागे जिना के लाहौर की विकेट बहुत थी, बहुत अच्छी विकेट थी, वो बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी। अब एक जरा बात बताइए, क्योंकि ये हमारा रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम नशर हो रहा है, आपको याद है कि जो कमेंट्री हुआ करती थी रेडियो की, वो लोग कैसे सुना करते थे? और बागे जिना में अगर आपने देखा कमेंट्री बॉक्स कैसा होता था, कुछ यादें हैं आपको इस हवाले से? उस जमाने में कमेंट्री बहुत जबरदस्त, वो क्या नाम, उमर कुरैशी कमेंट्री ना सुनने में लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे और वो बहुत अच्छी कमेंट्री करता था। जी बहुत जबरदस्त क्रिकेट को फॉलो करते लोग, रास्ते में चलने वाले दुकानों में भी कमेंट्री लगी हुई है, हर आदमी जाकर जाते जाते भी सुनते जाता कभी कौन आउट हो गया, किसने क्या, बहुत इंटरेस्ट हुआ और उसकी वजह से क्रिकेट बहुत इम्प्रूव किया और आगे बढ़ा। जमशेद मार्कर साहब भी हुआ करते थे, जमशेद मार्कर, यो अपना अच्छा याद दिलाया। उमर कुरैशी और जमशेद मार्कर, वाह, उस वक्त ये कमेंट्री भी बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती थी। आज इतनी अच्छी कमेंट्री नहीं होती। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी क्रिकेट ने माशाल्लाह तरक्की ही की, हम आगे गए हैं, पीछे नहीं गए। ठीक है, अभी वो हमारा जो मेयार होना चाहिए था वो उस हमारी तवक्को के मुताबिक वैसा नहीं है। आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे बाबर आजम हैं, जो बैट्समैन हैं, इनका जो स्टाइल है, कहीं इसमें वजीर मोहम्मद की झलक, हनीफ मोहम्मद की झलक, मियादाद की झलक, यूनुस खान की झलक, इंजमाम की झलक दिखाई देती है आपको? आजकल के बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। उनको उतना एक्सपीरियंस हो गया है देखकर, खुद खेलने के बाद, तो वो उतना विकेट वगैरह का उनको नॉलेज भी बढ़ गया है कि वो बैट्समैन के फेवर में या बॉलर के फेवर में वगैरह, तो उसके किस्म से हमारा क्रिकेट को एडवांटेज मिला। आप जो पाकिस्तान के क्रिकेटर इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोई इख्तिसार से एक छोटा सा पैगाम दे दीजिए, स्पिरिट के हवाले से, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सबसे बढ़ के जो पेशेंस है, जो परसिवेरेंस है, उसके हवाले से अगर कोई बात करे तो बहुत खुशी होगी। तो आजकल के बैट्समैन वगैरह खास करके बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको एक्सपीरियंस इतना हो गया है खेलने का जो हम लोगों को नहीं होता था। हम लोग बिल्कुल नए मैच में जाके खेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं या नर्वस हो रहे हैं। आजकल के इजी लेते हैं, बहुत ही एडवांटेज मिला। हमारे बैट्समैन लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड प्लेयर। जनाब वजीर मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप अच्छी अच्छी बातें करते रहें, लोग आपको सुनते रहें और अल्लाह आपको सेहत और उम्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने बहुत बड़ा टाइम दिया और सब बहुत सी चीजें ऐसी आपने पूछी जो मुझे बोलनी चाहिए थी, वो मैंने आपके ये इंटरव्यू की वजह से मैंने आप डिस्क्लोज कर दिया कि बैट्समैन लोग कैसा खेलते हैं या क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर मोहम्मद से मुलाकात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। आज हमने इनसे मुलाकात का आखिरी हिस्सा सुना। वजीर मोहम्मद साहब की कारकर्दगी और क्रिकेट में कदोकामत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 1958 में जब पाकिस्तान की टीम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पहुंची तो वजीर मोहम्मद साहब का तारुफ इस तरीके से कराया गया कि ये हनीफ मोहम्मद साहब के भाई हैं। जैसे जैसे टूर आगे बढ़ा और वजीर मोहम्मद साहब ने रन्स के अंबार लगाए तो दौरे में शामिल पाकिस्तान के एक साबिक सरकर्दा खिलाड़ी ने बताया कि मुकामी प्रेस में फिर ये लिखा गया कि हनीफ मोहम्मद वजीर मोहम्मद के छोटे भाई हैं। ये थे जनाब वजीर मोहम्मद। हम इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हैं। सामईन कराम, आपकी जानिब से हमें हौसला अफजाई के पैगामात मिलते रहते हैं। यकीन कीजिए, हम प्रोग्राम को तरतीब देते वक्त आपकी आरा और ख्वाहिशात को अव्वलियत देते हैं। हम तवक्को करते हैं कि सरपरस्ती और हौसला अफजाई का ये सिलसिला आपकी जानिब से
आइंदा भी जारी रहेगा। अब हमारा आज का स्पोर्ट्स शो खत्म होता है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद जावेद शाह, जबकि मुंसिब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।